अच्छा बच्चों, बात असल में हम ये कर रहे थे कि कल यहां पे आगे बात खत्म हो गई थी कि देखिए टैक्स देने वाला तो टैक्स दे गया, यानी सेल्स टैक्स था तो वो तो सेल्स टैक्स दे के निकल गया, लेकिन उसका रिकॉर्ड और उसकी बाकी चीजें रखने की जिम्मेदारी उसकी है जिसने टैक्स कलेक्ट किया है, जिसके पास टैक्स जमा हुआ। जाहिर है उसने चीज बेची है और चीज को बेचने के दौरान टैक्स उसके पास आ गया है। इसका मतलब है कंज्यूमर तो जब गाड़ी लेके जाएगा या खरीदार जब गाड़ी लेके जाएगा वो तो मेंटली भी रिलैक्स है, वो तो मेंटली भी रिलैक्स है। क्यों रिलैक्स है? मैं तो खरीद के ले आया, वो तो गाड़ी इंजॉय कर रहा है। तो फिर वो जो गाड़ी के साथ टैक्स गया है उसका जिम्मेदार कौन है? कौन सा बंदा जिम्मेदार है? वो बंदा जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है। द पर्सन हु इज कलेक्टिंग द टैक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो उसके लिए क्या है? जिम्मेदार। अच्छा देखिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है, ये वैसे कल मैंने करा भी दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपके जहन में इसको जरा मजीद चाहता था बेहतर हो जाए। अच्छा, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई बंदा गलती से टैक्स ज्यादा चार्ज कर लेता है। मिसाल के तौर पे ऐसी सूरत हाल बन गई कि एक बंदा बैठा था, वो इतना समझदार नहीं था, उसको भी इतने हालात का नहीं पता था, और सामने कस्टमर भी ऐसा लल्लू सा ही था, उसको भी कोई इतना खास नहीं पता था। तो उसने ये किया कि उसके ऊपर टैक्स जो है ना, चीज बेचते वक्त टैक्स जो है ना वो 17% नहीं लगाया, बल्कि कितना लगा दिया? 19% लगा दिया। 19% लगा दिया। बाद में उस बंदे को ढूंढा गया, वो बंदा नहीं मिला। परेशान रहा कि यार मेरे से इतनी बड़ी बेईमानी हो गई, अब मैं क्या करूं? तो अचानक जिक्र हो गया इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो उसके इलाके का है। तो उसने कहा यार इसमें तो परेशानी की बात है ही कोई नहीं। कहता वो क्यों? कहता है हमने तो इसके लिए लाभ बनाया हुआ, हमने इसके लिए लाभ बनाया हुआ। क्या लाभ बनाया हुआ? कहता जी ला ये है, अ पर्सन हु हैज कलेक्टेड एनी टैक्स अंडर द मिस एप्रीहेंशन, यानी ना समझी में या मिस एप्रीहेंशन, इंटेंशनली नहीं, बस किसी वजह से हो जाए, अदरवाइज विच वाज नॉट पेएबल एज टैक्स, यानी वो हिस्सा जो टैक्स के पेएबल के लिए नहीं है लेकिन मिस एप्रीहेंशन से आ गया। तो कहता है इज एक्सेस ऑफ टैक्स एक्चुअली पेएबल, excess of tax is payable and the incident has been passed on consumer, यानी इंसिडेंट गलती से कंज्यूमर पे पास ऑन हो गया, कंज्यूमर से वो पैसे ले लिए गए, गालिबन प्रिंट गलत हो गया या जो भी हो गया, आपने वो पैसा जो है वो ज्यादा ले लिया, एक्सेस ऑफ टैक्स ले लिया। द पर्सन शेल पे द टैक्स टू फेडरल गवर्नमेंट। उसने कहा तू परेशान ना हो, तो अभी भी नेकी है, तो तू नेक कैसे बनेगा? ये जो 2% इजाफी है किसको दे दे? हुकूमत को दे दे, बस तू बेफिक्र हो जा, तेरी नेकी काउंट हो गई। तो ये वो पीर साहब है कि जो हर चीज को हलाल कर सकते हैं। अगर जाके आप कहें कि जनाब ये मैं भेड़ उठा लाया तो वो कहेंगे कि कोई फिक्र की बात नहीं, इसके जो बाई रान है तो वो तो पका के ला, हम दम दुरूद करेंगे, ये गुनाह। तो ये इसी तरह की सिचुएशन है। क्लियर बच्चों? लेकिन दूसरी तरफ जो है ये नहीं है कि अगर गलती से वो रोना शुरू कर दे। वो रो क्यों रहे हो? कहता है मैंने टैक्स कम ले लिया है, अब मैं क्या करूं? कितना ले लिया? कि 15% ले लिया है, कम ले लिया। तो फिर पता क्या कहता है? कहता है इसमें भी ला है। कहता है इसमें ला क्या? कहता है अमाउंट पेबल टू फेडरल गवर्नमेंट हियर शैल बी कंसीडर्ड एज एन एरियर ऑफ टैक्स। तो इसको क्या बना देंगे? area of tax shall be recoverable accordingly and refund claim was not admissible। तो ये अगर ज्यादा आपने ले लिया, क्या कम ले लिया, तो ये एरियर बन जाएगा, और ये जो ज्यादा या फालतू का मसला है ये एंड पे रिफंडेबल क्लेम नहीं हो सकता। ये कल को अगर आप कहेंगे वापस ले लें, वापस को नहीं मिलता। क्लियर बच्चों? नॉट। तो इजाफी टैक्स का मामला फिर क्या हो गया? वो किसको देना है? फेडरल गवर्नमेंट को। मुझे नहीं लगता इसका कुछ ज्यादा मसला आएगा, ज्यादा यही चीज होगी, यहां तक यही ला लिखने वाला।
ठीक है, बाकी प्रोसीजर सिंपल है, वो तो होता ही यही है। अच्छा बच्चों, अब बात आगे क्या जी कि जो लोग आराम से गाड़ी ले जाते हैं हमारे सिंध वाली साइड पे, बलोचिस्तान वाली साइड पे, और अभी भी सीएनजी डलवाते जा रहे हैं, गाड़ी चलाते जा रहे हैं, सीएनजी डलवाते जा रहे हैं, गाड़ी चलाते जा रहे हैं। तो क्या करें, एक एक बंदे से कहें कि 17% देके जाओ, वो कहता नहीं, ऐसा नहीं। इन केस ऑफ नेचुरल गैस टू सीएनजी स्टेशन, द गैस ट्रांसमिशन कंपनी सुई नॉर्दर्न या सुई सदर्न shall add 70% of the value of the supply to the CNG consumer। तो कौन ऐड कर देगा, सीएनजी पंप वाला या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऐड कर देगी, हमें एक एक से लेने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी प्राइस पे बेचते रहो, हम उसके अंदर ऐड करके बिल भेज दिया करेंगे। ठीक हो गई बात बच्चों? अब बड़ी अहम बात आ गई है, जो अगली बात है, सिंपल सी बात थी, मैंने जरा पंप शॉप की तस्वीर लगा दी, मैंने कहा जरा आपको पुरानी यादें ताजा कर दे। नहीं जी, है कि नहीं? ये मोटरवे का पंप ऐसे ही होता था ना, हम जाके लंबी लाइन में लग जाया करते थे, है ना। और मुझे याद है जिस यूनिवर्सिटी लेक्चर देने जाता था तो गाड़ी स्लो थोड़ी चलाता था ताकि एक सेंटर में वहां पहुंच जाओ। रास्ते में सीएनजी लेनी पड़ी तो बड़ी लंबी लाइन होगी। अच्छा बच्चों, और खूबी की बात, गाड़ी को सीएनजी पे जब कर लेते थे तो जो कारपेंटर होता था चौक हो जाता। पेट्रोल की ऑप्शन नहीं होती थी, अगर पेट्रोल की ऑप्शन थी तो पहले गाड़ी धुआं मारेगी, फिर झटके मारेगी, और झटके मारने के बाद छींके मारेगी, और छींके मारने के बाद शायद चल जाए। अच्छा बच्चों, अब आगे बच्चों टैक्स ऑन रिटेलर्स। अच्छा, रिटेलर्स में टैक्स लगा दिया। असल में इन्होंने ये किया, इन्होंने कहा कि देखो यहाँ पे ना दो टायर्स हैं, यानी कि कैटेगरी ऑफ रिटेलर बनाई है हमने। क्या बनाई है? कैटेगरी ऑफ रिटेलर्स। रिटेलर्स को क्लासिफाई कर दिया। कुछ रिटेलर्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे पैमाने पे काम कर रहे हैं, उन रिटेलर को हम कहते हैं टायर 1 रिटेलर्स, टायर 1। और दूसरों को टायर 2 नहीं कहा, उनको अदर देन टायर 1, अदर देन टायर 1 रिटेलर्स। तो ये जो टायर 1 रिटेलर है ना, इनसे तो वही 17% सेल्स टैक्स जारी लिया जाता है रूटीन। लेकिन ये छोटे रिटेलर है ना, ये डंडी मार जाते हैं, पर्टिकुलरली चीजें बेचते हैं, बेच के निकल जाते हैं, तो कोई हिसाब किताब नहीं था। ठीक है, और उस दौर में हिसाबदार साहब भी आई थी, वो थे क्या कहते हैं उसको, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस थे। तो उन्होंने कहा नहीं यार, इनको शिकंजे में मैंने लेना है, शिकंजे में सही वही देके गए। पीटीआई की गवर्नमेंट भाग रही है, ये मोबाइलों का टैक्स, ये सारा वो माशाल्लाह पौधा लगा के गए। इस मामले में किसी ने रायत हमारे साथ नहीं की, इसलिए अच्छे है आपस में लड़े, हम तो खुश। बल्कि मैं तो इनको जाकर सुप्रीम कोर्ट के बाहर कहूंगा, ना मुड़ो, ना मुड़ो, समझते? अच्छा नहीं कर, मजाक कर नहीं, अच्छी बात नहीं, मुईशत बड़ी खराब हो जाएगी अगर ये लड़ाइयां जारी नहीं। हमें किसी ना किसी नेशनल कॉन्सेंसस बनाना ही पड़ेगा, जितनी मर्जी नफरतें हो उन्हें खत्म करना ही पड़ेगा, और कोई हल नहीं। अच्छा बच्चों, तो हम बात कर रहे थे टायर 2 के, उनका क्या किया जाए। तो उन्होंने ये कहा कि सीधी बात यह है कि जिनकी तो सेल है मंथली के करीब, जिनकी मंथली सेल जो है वो है कोई तकरीबन आप कह लीजिए कि जितनी भी, लेकिन उनका बिल जो है ना महीने का वो 20,000 तक जाता है, तो इसमें 5% ऐड कर देंगे। और जिनका मंथली बिल फिर इससे भी एक्सीड कर जाएगा, उनसे क्या करेंगे? 7.5% चार्ज करेंगे। सिंपल तरीका। वो बड़ा बोले इस बात पे कि नहीं जनाब, ये बात हुई, एक तरफ सेल्स टैक्स भी चल रहा है, दूसरी तरफ आपका 20 और वो 20 प्रोडक्ट है ना, वो तुमने वैसे ही बेचने, टिश्यू का डब्बा वैसे ही बेचना, लेकिन बिल में तुम्हारे 5% आया करेगा। तो ये इन्होंने रूटीन बना दी, इससे टैक्स कलेक्ट करना बड़ा आसान हो गया। याद कीजिए हम बचपन में ना ये टीवी का लाइसेंस नहीं बनवाते, पीटीवी का, उसका भी उन्होंने ये हल किया था कि लोग नहीं मानते थे, इंस्पेक्टर आता था, एंटीना देखता था, किसी पे जुर्माना होता था, किसी को कुछ होता था, लेकिन इन दी एंड क्या हुआ, उन्होंने बिल में डाल दिया, मस्जिद के बिल में भी डाल दिया। अच्छा
वो कह रहे टुकड़ा टोरे पीछे मस्जिद के दिल में बिठा। अच्छा बच्चों आगे आ गया रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर सेल्स टैक्स। अच्छा यहाँ ना थोड़ा सा रेफरेंस जाना पड़ेगा, चैप्टर 17 में था, थोड़ा सा 18 में जाना पड़ेगा, क्योंकि जगह रजिस्ट्रेशन की बात आती है तो फिर मैं उसको कैसे समझाऊंगा, सारी बात है मुझे कुछ उसके लिए हल निकालना पड़ेगा। तो हल ये कि हम इससे बात कर ही लेते हैं। तो ये जो रजिस्ट्रेशन है ये वो वाली नहीं है जो जिसके लिए आप आमतौर पे एक एनटीएन नंबर लेते हैं, नेशनल टैक्स नंबर लेते हैं ना, वो नहीं, ये अलग चीज है। ये सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन, इसकी है सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन। तो कहता है फॉलोइंग पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज इन पाकिस्तान आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, उन्हें रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। कौन कौन? ए मैन्युफैक्चरर हु इज नॉट रनिंग अ, यानी अगर उसकी कॉटेज इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन क्या थी? रनिंग अ फर्म इनसाइड होम, नॉट इन द इंडस्ट्रियल एरिया एंड डोंट हैविंग इंडस्ट्रियल और कमर्शियल गैस और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन एंड एम्प्लॉइज लेस देन 10 और लेस। क्लियर? अच्छा, तो ये कॉटेज इंडस्ट्री। जो इसके अलावा है उन्हें क्या करना पड़ेगा? दे मस्ट बी रजिस्टर्ड, उन्हें रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। दूसरी बात, ए रिटेलर हु इज लायबल टू पे सेल्स टैक्स एक्सेप्ट सच रिटेलर टू पे सेल्स टैक्स थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो बिजली के बिल के जरिए से सेल्स टैक्स दे रहे हैं उन्हें रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कौन से हैं? अदर देन टायर 1, दो टायर 1 में आते ही, लेकिन टायर 1 वालों को रजिस्टर जरूरी। आगे आ गया कौन जी? इंपोर्टर। इंपोर्टर के लिए खाली इंपोर्टर लिख दिया है, क्योंकि इंपोर्टर के लिए ना हमारे दिल में जरा भी जगह नहीं है, रवैया बड़ा सख्त है। उसकी वजह एक तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब, ऊपर से ये हर वक्त इंपोर्ट करता रहता, तो इनके लिए हमारे दिल में कोई जगह नहीं है। बस इंपोर्टर लिख दिया, कोई क्लासिफिकेशन नहीं। अगर तुम कॉमन बिल भी इंपोर्ट करते हो तो तुम्हें रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। अच्छा, रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन के अंदर ए होलसेलर इंक्लूडिंग डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। आप जानते हैं गाड़ी लेने जाए तो किससे मिलती है? डिस्ट्रीब्यूटर में, टोयोटा की फैक्ट्री से नहीं मिलती, और उसको क्या होना होगा? रजिस्टर होना होगा। इसी तरह होलसेलर को भी रजिस्टर होना पड़ेगा। ए पर्सन रिक्वायर्ड under any federal or provincial law to be registered for the purpose of any tax collected if were a levy of sales tax। अगर किसी प्रोविंशियल और फेडरल लॉ में कोई फायदा या नुकसान है, कोई बेनिफिट है, या जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट के लिए भी रजिस्टर होना जरूरी है। जब तक तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं बनती तब तक तुम वो उस सिलसिले में नहीं आ सकते। तो अगर किसी रियासत ने कोई रिक्वायरमेंट रखी हुई है तो भी क्या करना पड़ेगा? रियासत ना सूबा, तो भी आपको रजिस्टर्ड होना जरूरी है। और उसके अलावा क्या बच्चों? कमर्शियल एक्सपोर्टर। अच्छा, कमर्शियल एक्सपोर्टर कौन सा होता है? कमर्शियल एक्सपोर्टर वो होता है जो खरीद कर आगे जाके एक्सपोर्ट करता है, खुद कोई चीज मैन्युफैक्चर नहीं करता, उसको हम कमर्शियल एक्सपोर्टर कहते हैं। तो ऐसी सूरत में जो लोग कमर्शियल एक्सपोर्ट करते हैं उनको क्या मिलता है? जीरो रेट सप्लाई। जीरो रेट सप्लाई का मतलब ये हुआ अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको सेल्स टैक्स रिफंड हो जाएगा, ऐसा ही है। तो आप रोज पेटल के डब्बे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो रोज पेटल के डब्बे जब आप मार्केट से खरीदते हैं, बाय करते हैं, तो आप टैक्स देते हैं। तो इनपुट टैक्स तो है, लेकिन आउटपुट तो टैक्स मिलेगा नहीं आपको, तो आप एडजस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लिहाजा गवर्नमेंट इनपुट टैक्स को क्या करेगी? रिफंड कर देगी। क्या कर देगी? रिफंड कर देगी। लेकिन रिफंड करने से पहले वो ये देखेगी कि आप रजिस्टर्ड हैं या नहीं है। तो अगर आप कमर्शियल एक्सपोर्टर हैं
तो यू इंटेंड्स टू ऑब्टेन सेल्स टैक्स रिफंड, और आप चाहते हैं कि आपको सेल्स टैक्स रिफंड मिले, क्योंकि इनपुट में तो टैक्स पे कर रहे हो और आउटपुट में तुम्हें वो नहीं मिल रहा, तुम तो दूसरे मुल्क बेच रहे हो जाकर। लिहाजा वो जो तुमने इनपुट टैक्स दिया था अगर वापस लेना है तो तुम्हारा रजिस्टर्ड होना जरूरी। क्लियर बच्चों? तो मिसाल के दी रोज पेडल के डब्बे में एक्सपोर्ट कर रहा हूं, हर डब्बे के ऊपर 17% टैक्स दे रहा हूं, ये मेरा इनपुट टैक्स है, लेकिन मैं जाके आगे चाइना में बेच रहा हूं चीची चुंग चुंग के आगे, लेकिन चीची चुंग चुंग में क्या दे रहा है, सिर्फ प्राइस दे रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस दे रहा है या उसकी बाइंग प्राइस दे रहा है, वो तो मुझे सेल्स टैक्स नहीं दे रहा, पाकिस्तान का देगा भी नहीं। तो अब वो जो मैंने खरीदारी के वक्त टैक्स दिया था वो क्या करना पड़ेगा, रिफंड। लेकिन रिफंड क्लेम कब होगा, जब मैं रजिस्टर्ड हूंगा। अगर मैं रजिस्टर्ड नहीं तो वो क्लेम मैं नहीं कर सकूंगा, लिहाजा मुझे रजिस्टर्ड होना ही पड़ेगा। क्लियर बच्चों? तो लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि इसके लिए रजिस्टर्ड होना जरूरी है, वरना जीरो टैक्स की सहूलत भी आपको नहीं मिल सकेगी। क्लियर बच्चों? चलिए ऐसा करते हैं कि आज हम अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हम इसको कैसे लेके चलते। ठीक है जी? अच्छा, तो देखिए सबसे पहले यहां पे एक क्वेश्चन है जिसके अंदर फॉलोइंग डेटा इज प्रोवाइडेड बाय मिस्टर जहांजेब फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, ऑल फिगर्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। ये इंक्लूसिव नहीं एक्सक्लूसिव, ये एक्सक्लूसिव सेल्स टैक्स है, इनको हम लेके चलते हैं। देखिए अभी आप इससे पहले एक बात पढ़ चुके हैं। देखिए सेल्स टैक्स के हवाले से जब आप बात करते हैं ना, तो हमने ये पढ़ा था कि सेल्स टैक्स में कुछ चीजों पे सेल्स टैक्स है और कुछ चीजें एग्जम्प्ट है। ठीक है, कुछ चीजों पे सेल्स टैक्स है और कुछ चीजें एग्जम्प्ट है। ठीक है, साथ साथ नोट्स बनाएंगे ना, फिर आपको याद रहेगा, वरना आप यही काम करेंगे। अच्छा, तो पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूं कि देखिए बात यह है कि खाली हाथ बैठ के इल्म हासिल करना जो है ना सिर्फ नबियों का काम। नबियों को फिश्ता आता है, आके कुछ चीज बताता है अल्लाह की तरफ से, उन्हें पढ़ना नहीं है, उन्हें वैसे समझ आ जाएगी। यानी वही जो है दिल पर उतरती है नबियों के, और नबी वैसे उसको याद होती है फिर। और अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार याद करने की कोशिश की तो मना कर दिया जिब्रील अमीन ने। उन्होंने कहा याद ना करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है, ये आपके दिल में ऐसे ही रहेगा। यानी वो ऐसे बैठ जाए तो उनके लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन आम इंसान के लिए तो पहली वही में फैसला हो गया था, अल्लमल इंसाना बिल कलम। इल्म तब नहीं आएगा जब तुम कलम पकड़ोगे, कलम के बगैर नहीं आएगा। यानी नबूवत का ऐलान बाद में होगा। वो वर्का बिन नौफल ने बताया बात को समझ के, ठीक है ना। लेकिन ये ऐलान तले होगा कि जिस शख्स ने इल्म हासिल करना उसको कलम हाथ में रखना पड़ेगा, ये चीज है। अच्छा बच्चों, नहीं तो आई नो वेरी वेल आजकल रातें जागनी पड़ रही हैं, काम बहुत करना पड़ रहा है, तो थोड़ी सी नींद चीज आती। मैं भी काफी कम सो रहा हूँ आजकल, क्योंकि काम का बोझ तो जाहिर है मेरे ऊपर भी आया हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, हम अगर एक्टिव रखेंगे अपने आप को तो फिर मसला नहीं होगा। अच्छा बच्चों, अब बात यह है कि हम कहते हैं सेल्स टैक्स है, तो सेल्स टैक्स की दो सूरतें, एक एग्जम्प्ट और एक टैक्स है। अगर टैक्स की भी दो सूरतें हैं ना, एक वो आइटम्स हैं जिन पर 17% टैक्स है, कितना 17%, और एक वो है जिन पर 0% है। तो ये वो चीजें हैं जो आप एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो ये फर्क ये है कि एग्जाम्प्ट तो एग्जाम्प्ट ही है, एग्रीकल्चर एग्जाम्प्ट है, लेदर एग्जाम्प्ट है, वो तो एग्जाम्प्ट है, उसमें टैक्स नहीं। लेकिन जीरो रेट वो चीजें हैं जो चीजें शायद है तो यही वाली, लेकिन एक खास इस्तेमाल पे उन पे टैक्स जीरो कर दिया जाता है। एक खास इस्तेमाल पे उस पे टैक्स जीरो कर दिया। इस सेंस में यहां पे आते हैं हम जब, तो यहां पे आपको कस्टमर मिलते हैं दो तरह के, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड। लेकिन दो और तरह की सेल्स भी मिलती है, एक कौन सी एक्सपोर्ट और एक कौन सी एग्जम्प्ट। दो तरह की, एक एक्सपोर्ट और एक एग्जम्प्ट, तो दो तरह की सेल्स आपको मिलती है। और परचेज आपको सिर्फ एक ही तरह की मिलती है, परचेज आपको सिर्फ एक ही तरह की मिलती है,
उसके अंदर क्लासिफिकेशन नहीं है। तो इस तरह के सवालात को जब हम हल करते हैं तो सबसे पहला हमारा काम यह है कि हम अंदाजा करें कि हम क्या टैक्स पे कर रहे हैं और क्या टैक्स वसूल कर रहे हैं। तो मिसाल के तौर पे हम अपनी स्टार्ट कर देते हैं, अगर लेट्स सपोज अभी मैं फेस पे नहीं जा रहा, मैं वर्किंग शुरू कर देता हूं, मैं वर्किंग पहले शुरू कर देता हूं। तो वर्किंग में मैंने परचेज की है, और परचेज की है किससे? रजिस्टर्ड पर्सन से। कितने की परचेज की है? देखिए 4000 की। तो 4000 की मैंने परचेज की है, 17% इस पे टैक्स है, तो जो टैक्स बनेगा वो कितना होगा? शाबाश, 68। तो 68 यानी ये बन जाएगा, एक जीरो भी लगेगा साथ, 680 हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये इसका कौन सा आ गया? टैक्स, इनपुट टैक्स आ गया। लेकिन इसके साथ साथ हमने परचेज की किससे की है? अनरजिस्टर्ड से भी की है। किससे की है? अनरजिस्टर्ड से भी की है। जैसे मैं यहां लिख दूं कि ये जो परचेज है ना आखिरी वाली, ये मैंने अनरजिस्टर्ड से कर ली। तो फर्ज करें कि रोड प्रिंस कार बनाने वाले जाते हैं एक टायर बनाने वाले के पास, ओलायरिंग बनाने वाले के पास, और उसे जाके कहते हैं कि हमें ओलायरिंग दे दो, ये बड़े अच्छे हैं। कहता ठीक है ले लो। तो वो पूछता है कि यार ये बंदे तुम्हारे फिर रहे हैं इधर, कोई तुमने रखे हुए 15-20? कहते सारे एम्प्लॉयज है। अच्छा तो ठीक है, हम तुमसे खरीद रहे हैं, तुम्हारा सेल्स टैक्स रजिस्टर है? यानी तुम्हारा जो है वो सेल्स टैक्स नंबर है कोई? छोड़े, सेल्स टैक्स की बात करें, हम तो ये अफगानिस्तान के रास्ते में एक नाली है, वहां पे उधर से रिम हम फेंक देते हैं, पानी में इधर से निकाल लेते हैं, ला के निकल ठीक कर लेते। हमें सेल्स टैक्स की क्या जरूरत है? आपके वो कहते हैं ठीक है ले आओ रिम, हमें तो चाहिए। अब वो बिल बना के लाता है तो उसके अंदर 17% क्या डाला हुआ है? सेल्स टैक्स। तो आप क्या करेंगे? एक लगाएंगे, तेरे पास सेल्स टैक्स नंबर ही नहीं है, तू रजिस्टर्ड ही नहीं, तो ये 17% कहां लेके जाएगा? नहीं समझ आई बात की? 17% कहां लेके जाएगा? चूंकि उसका तो सेल्स टैक्स नंबर ही नहीं है। सेल्स टैक्स तो उसे वसूल करना चाहिए जो सेल्स टैक्स का हिसाब किसी को जाके देता है, तो उसने तो हिसाब भी किसी को नहीं देना, तो उसको 17% देके आ जाएंगे हम, उसकी तो मौजें हो जाएंगी। क्या ख्याल है? तो कभी कभी होटल में खाना खाने जाए ना, तो होटल जरा छोटा लगे आपको, और बिल में वो सेल्स टैक्स भी ला के जीएसटी भी लेके आ जाए, तो उससे नंबर पूछा करें। इसको दो काम करो, या तो तुम अपना ना सेल्स टैक्स नंबर बता दो, या ये काट के ले आओ, ज्यादा चांस ही वो काट के ले आएगा, सेल्स टैक्स नंबर नहीं देगा। और अगर देगा तो आपने से कहना इसके ऊपर लिख के दो, तो डर जाएगा कि यहाँ तो ये खुद किसी टैक्स का बंदा है, तो यहाँ इसका कोई रिश्तेदार है जो इतनी टेक्निकल बात पूछ रहा है ना, तो ये जाके कंप्यूटर पे चेक करेगा। अच्छा एनीवे, तो आपने ये करना है कि ऐसे सवाल को शुरू करने से पहले इसको काट देना, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है हमारे पास। लोग पहले 15 मिनट में क्या कर रहे होंगे? पेपर पढ़ रहे होंगे। आपने पहले 15 मिनट में क्या करना है? सेल्स टैक्स का सवाल पकड़ना और उसके अंदर रजिस्टर को काट देना है, कहना लो जी कुछ काम तो हो गया ना तो प्रेशर कम हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, तो ये बच्चों यहां कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि अनरजिस्टर्ड से जो खरीदा वो बेकार है। तो टोटल कितना बना? 680 बन गया। अब एक मसला आ जाता है, वो क्या? देखिए ये तो बात मान ली कि 4 जगह पे चीज बिकी है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि जो रजिस्टर्ड सप्लायर है वो एक ही है सिर्फ, यानी आई एक ही जगह से। या तो फिर हमें पता होता ना छोटा व्हील किस गाड़ी को लगा है, बड़ा व्हील किसको लगा, फिर तो ठीक है। लेकिन जब ये नहीं पता तो हम क्या करेंगे? हम इसकी अपॉर्शनमेंट करेंगे, और वो अपॉर्शनमेंट इस हिसाब से करेंगे
कि इन चारों के हिस्से के हिसाब से पता लग जाए कि इनपुट कौन सी किसको लगी, क्योंकि इनपुट पता चलेगी तो आउटपुट में से इनपुट टैक्स निकलेगा ना। यहां तो इनपुट कलेक्टिव है, तो हम कैसे उसमें से टैक्स निकालेंगे, लिहाजा हमें इसको क्या करना पड़ेगा, अपॉर्शनमेंट। तो हम ऐसा करते हैं, एक वर्किंग और बना लेते हैं और इस वर्किंग का नाम क्या रख देते हैं, अपॉर्शनमेंट। अब ये जो अपॉर्शनमेंट है इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने देखना है कि सेल्स कौन कौन सी हुई हैं। तो हमने लिखना है, देखिए जी, एक सेल्स हुई है टैक्सेबल, एक सेल्स हुई है एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट की बजाय एक्सपोर्ट लिख देता हूं। एक कौन सी हुई है, यानी तीन तरह की सेल है, कौन कौन सी, हाँ एक्सपोर्ट हुई है और एग्जेम्प्ट को अलहदा कर देता हूं, इकट्ठा नहीं करता, ये तो मकसद था, अलहदा अलहदा करना चाहिए। अच्छा, तो कौन कौन सी सेल्स हुई है, टैक्सेबल, एक्सपोर्ट और एग्जेम्प्ट। अच्छा, टैक्सेबल में आप कह सकते हैं कि सर देखें आपने टैक्सेबल में दो तरह के रखे हैं, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, इनको बाद में देख लेंगे, इनको दिल में नहीं लाना आपने इतना। वो 3% का फर्क है वो हम निकाल लेंगे बाद में, 3 का फर्क अभी निकला है ना, अभी बात हुई थी कि अगर रजिस्टर्ड को बेचा तो 17% और अनरजिस्टर्ड को बेचा तो क्या करेंगे, 3% ऐड कर देंगे, है ना, वो बाद में कर लेंगे, पहले हम ये कर लेंगे। अच्छा, तो अब बात ये है कि जो हमने इन दोनों को जमा किया तो ये बन गया 1700। तो ये टैक्सेबल को कितनी सेल की आपने, टैक्सेबल को सेल की 1700 चीजें वो बेची, इसको टैक्स लगाया है, और 800 उनको बेची, या नहीं 500 उनको बेची जिन्होंने एक्सपोर्ट किए, हाँ, और 300 उनको बेची जिनको एग्जाम्प्ट था। ठीक है, तो अगर हम इनपुट के एतबार से देखें ना, इनपुट के एतबार से, तो ये बनता है 4000 मल्टीप्लाई बाय 1700 डिवाइडेड बाय टोटल जो इसका बन जाए 2500। तो ये बन जाएगा आपका, अल्लाह भला करे, कितना बनेगा यार, 2720, देखो सही, 2720। ठीक है, और आगे डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है कि नहीं, एक वैल्यू लिख दी, अगली वैल्यू तो पता है ना क्या हाल है, क्या होगी, 500 डिवाइडेड बाय 2500 मल्टीप्लाई विद 4000, मल्टीप्लाई विद 4000, कौन सा वाला 4000, ये वाला 4000 जो इनपुट है पार्ट्स, उसको पोर्शन कर रहे हैं हर एक के लिए। तो कितना बन गया ये 800, और ये कितना बन गया 200, 480। अब इसके ऊपर हम लगा देते हैं क्या, टैक्स, यानी 17% टू इनपुट, 17% टू इनपुट। तो कितना बन जाएगा, 2720 का 17%, 460, 462। अगला 800 मल्टीप्लाई बाय 0.17, 136। अगला 82 कर देते, ऊपर वाला फ्रैक्शन भी पूरा हो जाएगा, और 680 भी पूरा होना चाहिए। क्या हाल है, 680 पूरा होना चाहिए ना, 680 जो है वो 4000 का 17% बनता है ना, ये देखो, ये भी पूरा होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये दो वर्किंग आ गई। अब हम बना लेते हैं इसका क्या, फेस, फेस बना लेते हैं। अच्छा, फेस कैसे बनाएंगे, यहां लिख देते हैं, एक चीजें हैं कौन सी बेची हैं, टैक्सेबल, दूसरी कौन सी बेची है, जीरो रेट, और उसके बाद कौन सी बेची है, एग्जेम्प्ट। अच्छा, मैंने एक्सपोर्ट को जीरो रेट लिख दिया तो मसला तो नहीं है, वो हमें पता है कि जो एक्सपोर्ट होती है वो जीरो रेट होती है। क्या हाल है, अच्छा, और यहां मैंने लिख दिया आउटपुट,
यहां लिख दिया इनपुट, यहां लिख दिया आउटपुट, यहां लिख दिया इनपुट, देन अगेन आउटपुट, अगेन इनपुट। ठीक है जी। अब मैं इनको बारी बारी ट्रीट कर लेता हूं। सबसे पहली बात यह है कि जो मैंने आउटपुट बेची है 1700 मल्टीप्लाई बाय 17%, तो ये आउटपुट आती है कितनी, 289। ये मेरा आउटपुट टैक्स है। और जो मेरा इनपुट टैक्स है वो यहां लिखा हुआ है 462। नुकसान हो गया ना मुझे, कोई बात नहीं, देख लेते हैं इसको। 462। ठीक है जी, निकाले जरा इसमें से क्या बनता है, 173। ठीक है जी। अच्छा, जो जीरो रेट है, जीरो रेट 500 बेची 0% पे, तो क्या आ गया, 0। लेकिन इनपुट पे क्या लगा, 136, तो 136 आ गया। अच्छा, ये देना पड़ेगा आपको। अच्छा, उसके बाद बच्चों आउटपुट कितनी आ गई एग्जाम्प्ट की, एग्जाम्प्ट तो एग्जाम्प्ट होता है ना, और एग्जाम्प्ट में से क्या भेज दिया, 82, तो इसमें कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये एग्जाम्प्ट था। आपको पहले ही ख्याल रखना चाहिए था कि ये एग्जाम्प्ट है। यानी क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ बच्चों कि सबसे पहली बात ये है कि जब भी आप बेचेंगे टायर, तो टायर बेच रहे हैं फर्ज करें, लेकिन जब मैंने टायर खरीदे तो मुझे क्या पता ये गाड़ी मैंने एक्सपोर्ट करनी है। ठीक है ना, मैं एक्सपोर्ट की बात कर रहा था ना, एक्सपोर्ट की। ठीक है, तो मुझे क्या पता था मैंने ये गाड़ी एक्सपोर्ट करनी है, मुझे कुछ पता था, मैं तो बाद में बता रहा कि एक्सपोर्ट करनी है, तो मैं तो 17% ले आया। अब क्या करना पड़ेगा, अब ये करना पड़ेगा कि ये वाला जो टैक्स है ना, ये मुझे रिटर्न आएगा बाद में। क्या आएगा, रिटर्न होगा, और ये मुझे रिफंड आएगा, रिटर्न में रिफंड आएगा। लेकिन याद रहे ये रिटर्न हर साल नहीं जमा होगी, कब होगी, हर महीने जमा होगी। तो अगर ये महीना कौन सा लिखा है इन्होंने, जनवरी का, ठीक है, तो जरा जनवरी के एंड में गई होगी। कितने दिन होते हैं वैसे, 15 दिन, 15 डेज होते हैं। अच्छा, यानी 1 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक हमने सबमिट करना। सोचिए, तो बात ये, मुझे उस वक्त तो नहीं पता था, तो मैं तो पैसे देके आ गया। अब जब गाड़ियां एक्सपोर्ट हो जाएगी तो मैं डेटा भेजूंगा किसको, एफपीआर को, और वो मुझे इसको रिफंड कर देंगे और साथ मेरा शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने बड़ा नेकी का काम किया है। रोड प्रिंस की वो गाड़ी जो यहाँ लोकल कोई नहीं खरीदता, आपने जाके फिलिपिनो को, अफ्रीकन को, नेपालियों को बेचा है यहाँ। ठीक है ना, तो लिहाजा वो टैक्स क्या हुआ, रिफंड हो जाएगा। मगर जो एग्जाम्प्ट टैक्स है वो तो हमें कभी भी नहीं मिलना। तो अब क्या किया जाएगा, अच्छा इसमें ना पता है क्या होता है, अकाउंट, वैसे टैक्स ऐड के बात करो, इसमें होता है ये कि बेचने वाले को पता होता है कि ये टैक्स मुझे कभी भी नहीं मिलना, ये एग्जाम्प्ट सेल में जा रहा है और इनपुट लगी हुई है। गवर्नमेंट इसका इनपुट का रिफंड नहीं करेगी, चैरिटी का मामला, जो भी मामला वो नहीं करेंगे, वो कहेंगे एग्जाम्प्ट। तो अकाउंटेंट क्या करते हैं, अकाउंटेंट जैसे ही पता चलता है ना एग्जाम्प्ट सेल में दे रहा हूं और इसका सेल्स टैक्स एग्जाम्प्ट होगा इनपुट वाला, इन्वेंट्री कीमत बढ़ा देते हैं, इन्वेंट्री की कीमत बढ़ा देते हैं और वो अपनी आइटम पहले से महंगी बेचते हैं। यानी ये आपने ज़हन में रखना है कि आपके ज़हन में हो कि ये तो बड़ी ज्यादती हो रही है, ये तो बड़ी ज्यादती हो रही है, हमने टायर पैसे देके सेल्स टैक्स दे के लाए हैं, तो जिसको गाड़ी बेची है वो आगे टैक्स एग्जाम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं लग सकता।
तो अब क्या करूं, अब क्या होगा, वो पहले से ही गाड़ी अगर 9 लाख की है ना तो वो कहेगा 9 की तुम्हारे लिए 980 की, पहले से साफ कर ले, लिहाजा ये साफ हो चुका होता है, इसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ठीक हो गई ये बात। अच्छा, लेकिन जो मैंने एक्सपोर्ट की है उसका तो मुझे बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या हाल है? मिलना चाहिए भी, मेरा हक है। क्या हाल है? अच्छा, अब ना बच्चों पता है क्या होगा, अब ये होगा कि हकीकत में हम क्या करेंगे, मैं ये हिस्सा काट दूंगा, ये सिर्फ समझाने के लिए था, ये फेस है ही नहीं, फेस ऐसे बनता ही नहीं। कभी आपने ऐसा फेस देखा है कि एक फेस के ऊपर 6 आंखें हो, 2 आंखें उसकी, 2 उसकी, 2 उसकी, 2 आंखें गुर्दे की, 2 आंखें दिल की, 2 आंखें पित्ते की, 2 आंखें जो है वो मैदे की। ऐसे तो नहीं होता, उसकी आउटपुट अलहदा, इनपुट अलहदा, उसकी अलहदा, उसकी अलहदा। ये कौन सा फेस बना दिया? तो ये किस लिए था? ये जरा समझाने के लिए था कि मामलात को ज़हन में हम ले। अब हम ईमानदारी से इसका फेस बनाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब लिखते हैं जनाब जनवरी का टैक्स, जो भी साल होगा। तो सबसे पहले ये बात तो हमें लिखनी पड़ेगी क्या, कि जो चीज भी हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे या जो भी मामलात हैं, तो सबसे पहले मैं पता क्या लिख दूंगा इसके ऊपर, यानी जगह छोड़ के रिफंडेबल ऑन जीरो बेस, रिफंडेबल ऑन जीरो बेस सेल। ये कौन सी वाली सेल है भाई? एक्सपोर्ट वाली। तो इसके ऊपर मैंने क्या लिख दिया? रिफंडेबल। मैं वहां से देख के यहां लिख देता हूं कि ये 136 क्या है? रिफंडेबल। पहला मसला हल हो गया। तो पहली बात की है, सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया, जो पहला सवाल आपके ज़हन में आ रहा था ना, कि ये जो है ना, ये बाद अज़ां रिफंड होगा। अभी नहीं, अभी जाएगा, क्लेम हो सकता है फरवरी में गया है, मार्च में हो सकता है, अप्रैल। ठीक है जी, 90 डेज के तक का क्लेम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये बाद में होगा ना, अभी तो नहीं। तो ये पहले लिख के आपके ज़हन में मैंने ये वाला जो मसला था ये खत्म कर, ठीक है। इसकी कोई इनपुट आउटपुट नहीं लिखनी, सिंपल क्या लिखना है भाई, जब आउटपुट टैक्स है तो लिखनी किस लिए? सीधा इसका हिसाब करके वहां जाके क्या लिख दो? रिफंड। हाँ, दूसरे वाले का जो मसला है ना वो जरूर देखें। वो क्या? वहां लिखें आउटपुट, आउटपुट कितनी है? 1700 मल्टीप्लाई बाय 17%, 17%, 289। लेकिन जब एक कॉमन सेंस की बात है कि जब एक बंदे की आउटपुट टैक्स कम है, इनपुट टैक्स ज्यादा, तो इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह ये हो सकती है कि गाड़ियां शायद उसने बेची हैं 110 और टायर शायद वो लेके आ गया 200 या 250। भाई टायर ज्यादा खरीद सकता है ना, इसलिए इसमें कोई मसला नहीं कि आउटपुट टैक्स ज्यादा आ रहा है, इनपुट टैक्स कम आ रहा है। अब क्या किया जा सकता है? एक तो ये किया जा सकता था ना कि आप क्लेम ही कम करें, लेकिन ये कोई हल नहीं है, ये रियलिटी तो नहीं है। कल को प्रूफ मिल गया, दूसरे कंपनी जिससे टायर खरीदे उन्होंने डेटा भेजा तो पता लगा टायर ज्यादा खरीदे गए थे और यहां कम है, तो डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी, तो नया मसला पैदा हो जाएगा। लेकिन हम जितने आए हम लिखेंगे, जितने हैं जितने खरीदे उतने लिखेंगे, तो हम लिखेंगे। लेकिन इसके लिए फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा तुम इसमें से ना लेस कर लो। क्या लेस कर लो? वो कहते हैं हम तुम्हें एक हल बता देते हैं। जाहिर बात है हल तो मेरे को होना चाहिए। उन्होंने कहा जी तुम्हें हम हल बना देते हैं कि लोअर ऑफ माइनस कर लिया करो। क्या किया करो? लोअर ऑफ माइनस कर लिया करो। अच्छा, लोअर ऑफ क्या है? एक तो है एक्चुअल, एक्चुअल तो अभी हम निकाल के लाए हैं वहां पे वर्किंग में, कितना? 462। और दूसरा क्या किया करो?
90% ऑफ 90% ऑफ आउटपुट, यानी 200 कितना बन गया बच्चों? 262। तो ये लॉयर ऑफ हुआ ना, दोनों में से जो कम होगा तो कम वाला इधर आ जाएगा। ठीक है जी, क्या डिफरेंस आ गया? 29। ये हम पे कर देंगे, ये हम पे कर देंगे। क्या हाल है? क्यों जी? और अब वो जो सवाल पैदा हुआ था कि कुछ लोग ऐसे आ गए थे, जैसे कोई गाड़ी लेने आ जाता है, तो गाड़ी लेने आ जाता है, जैसे फर्ज करें कि आपकी रोड प्रिंस की गाड़ी है और खरीदने के लिए आ गए वेव्स वाले। आपने वेव्स वाले से पूछा, हाँ जी आपके पास सेल्स टैक्स नंबर है? कहते तुम्हारा क्या ख्याल है, हमारी कोई लल्लू पंजू कंपनी है, हमें बकायदा सेलर और तुमसे पहले के फ्रीजर बेचने, हमारे तो अभी दादा पैदा नहीं हुए थे जब से हम फ्रीजर बना रहे हैं, हमारे पास तो पुराना जो है ना, ये जो हमारे पास सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन है, ये मेरे परदादा ने कराया था टीपू सुल्तान के दौर में। अच्छा तो अच्छा ज्यादा हो गई, चलो वापस आए। अच्छा तो बात यह है कि वेव्स वाले कहते हैं यस, तो उनको क्या किया होगा? 17% चार्ज किया होगा। लेकिन उसके बाद एक बंदा आ गया था मूछो वाला, उसकी कंपनी थी लोफर इंटरनेशनल। उसने कहा कि एक गाड़ी मुझे भी चाहिए, तो आपने कहा एसटीएन कह रहा है, छोड़ो क्या होता है वो तुम्हारा, छोड़ो उसको, गाड़ी दो। तो हमने गाड़ी बेचने से इनकार नहीं किया था, ये अपना बिजनेस का नुकसान क्यों करे। हमने सिर्फ ये किया था कि 17% वो किया था और 3% उसके अंदर ऐड कर दिया था। ठीक है ना? क्या हाल है बच्चों? यही काम किया होगा और क्या किया होगा, वरना तुम्हारा टाइम जाया होगा और बिजनेस भी लॉस होगा। क्या हाल? तो हमें एफईआर कहता है बिजनेस का लॉस ना करो, सेल करो, सेल करो, लेकिन क्या करो? 3% एक्स्ट्रा चार्ज कर दो। अब वो जो आपने अनरजिस्टर्ड को सेल की थी, ये वाली 800, इसका 3% आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो आप ऐड करेंगे 3% सोल्ड टू अनरजिस्टर्ड। और वो कितना सेल किया था आपने? 800 किया था आपने, तो 800 का 3% कितना बनेगा? 24। और वो इसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो कितना बन जाएगा? 53। क्लियर बच्चों? हो गया जी मुकम्मल। लेकिन होने की बातें आ रही है। नहीं बच्चों, रोने के बाद इसलिए आ रही है कि भाई कुछ कैरी फॉरवर्ड डाल दो ना, माल हमने ज्यादा खरीदा हुआ है, टायरों का पैसे तो दे दिए हुए, टैक्स तो चला गया हुआ है, तुम तो ये हमें 260 दे के निकल रहे हो, 29 हमारे से ले रहे हो, और हमने जो उधर इतना दिया वो तो ज्यादा है। अब क्या करें? तो जायरा बोल गई, आवाज आ रही आ रही है ना? अब इसका हल ये है कि हम उसे कहेंगे कि अच्छा वो वाला जो तुम्हारा टैक्स है ना, उसको हम इनपुट टैक्स को क्या कर देते हैं? कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। और वो कितना है? 462 माइनस 260, तो तुम्हारा कैरी फॉरवर्ड हो गया 202। ये आगे चल के अगले महीने में एडजस्ट कर लेना या उससे अगले में कर लेना। ठीक हो गया बच्चों? कोई चीज मुश्किल जी? बात समझ आ गई जी? तो पहली बात हमने क्या की, अब देखिए अब ये फेज इसका मुकम्मल हो गया, क्योंकि अब देखिए सारी चीजें ट्रीट हो गई हैं। वो जो सेल आपने की थी किसके ऊपर? टैक्सेबल, दोनों ट्रीट हो गई, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड। जो आपने इनपुट का ज्यादा दिया था वो भी इंसाफ मिल गया आपको, आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया। और जो आपने एक्सपोर्ट के लिए बेचा था उसका आपको रिफंड दे देंगे, वो भी मसला हल हो गया। तो अब ये काम क्या हो गया? ये डन। क्लियर बच्चों? तो वैसे आपको याद है ना कल आपका टेस्ट है, और टेस्ट के कौन कौन से टॉपिक है?
एक है इनकम फ्रॉम बिजनेस और दूसरा है एओपी। वैसे मेरा दिल चाह रहा है यार ये एक ऐसा सवाल छोटा सा डालना दूं, छोटी सी सवाली, सवाल नहीं छोटी सी सवाली डाल दे, सवाल नहीं डाल दे, छोटी सी सवाली डाल दे, ठीक है। सेल्स टैक्स तो कल फिर 3 सवाल दे देते हैं आपको। 12 बजे के बाद मैंने सुना एक क्लास फारिग है यार, एक क्लास फारिग थी 12 बजे, पिछली दफा हमने उनसे पढ़ने वाले टेस्ट 11 से नहीं वो आपकी बात नहीं हो रही, वो दूसरी क्लास की बात हो रही है। एक क्लास है दो शायद साहब से पढ़ती है, आप आ रही है ना 12 बजे के बाद, तो आप तो 12 बजे के बाद बैठ जाएंगे, 1.5 घंटा बैठ के टेस्ट करेंगे। और ये बच्चे जाएंगे तो 2 बजे मेरे पास आते हैं, तो 2 बजे बैठ के 1.5 घंटा काम करेंगे। ठीक होगी बात। मैं दोनों क्लासों में टीए को बैठाऊंगा और खुद मारूंगा भाई मैंने टेस्ट भी तैयार करना है, मेहनत होगी तो करनी है, ठीक है ना। तो ये बच्चों कल के लिए क्या हो गया, हमारा डन हो गया। तो चलिए फिर ठीक है।